मैं आपकी लाइफ की स्टोरी से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मैंने अभी पीछे एक मूवी देखी थी 12th फेल, वो वाली मूवी बहुत कनेक्टिंग लग रही है आपकी लाइफ से ना। रिविजन्स करना ज़रूरी है। अगर मेरे पास यूपीएससी के नहीं हुआ तो ये कर लूँगी, ये नहीं था, मतलब यही करूँगी, बात ख़त्म, फुल स्टॉप। आपको कंटिन्यूस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग आवर्स देना ज़रूरी है। मैं 10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ती थी। आई कुड नॉट राइट एनीथिंग। नींद इतनी आ रही थी कि ग्राफ बना रही तो नीचे का ग्राफ ऊपर जा रहा था। 12th में आई फेल्ड इन 2 पेपर्स, सो ओवरऑल आई फेल्ड। आई रिपीटेड माई 12th। उस थॉट के कारण ना मैंने एक स्टुपिडिटी की, मैंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली। यस, एंड आई ट्राइड टू कमिट सुसाइड। वहाँ लोगों को लगा मुझे मिर्गी के दौरे आए। लोगों ने अपने जूते सुंघा दिए, किसी ने मुझे मोजा सुंघाया, प्याज सुंघा दिया। आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनली कुछ कर सकती है। आई हैड दिस मेनी मेडिसिन। वन डे उन सबको मैंने कार्टन में भरा, मम्मी पापा के पास दी। मैंने कहा ये तो आप रख लो और मेरे को जाना है दिल्ली और मैं जाऊंगी और यूपीएससी की तैयारी करूँगी। कभी कभी जिंदगी हमें इतने टफ टेस्ट देती है कि लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं से अपनी कहानी दोबारा लिखते हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पूनम मीना जी से, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2012 बैच के IRAS हैं और इंडियन रेलवे में DY CVO के पोस्ट पर काम कर रही हैं। 12th क्लास में फेलियर, लाइफ के सबसे डार्क मोमेंट्स और अपनी सिस्टर को खोना, इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी हुई हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके चाइल्डहुड, यूपीएससी जर्नी, फेलियर्स, स्ट्रगल और लाइफ के उन लेसन्स के बारे में जो उन्होंने अपने सफ़र के दौरान सीखे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन विद पूनम मीना जी। मैम, वेलकम टू द होप कास्ट। थैंक यू सो मच। मैम, आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए। सो मेरे जो फादर हैं, ही वाज इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, राजस्थान कार्डर। सो मैं कहूँगी मेरी अर्ली लाइफ हैव बीन वेरी गुड एंड हम राजस्थान के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में आई हैव ग्रोन अप। सो अगर मैं आपको बताऊँ तो आई हैव स्टडीड इन मोर देन 8 schools. So I have lots of friends, and I have always been a very bright and very quiet child. बट स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छी थी, घर में सबसे छोटी थी तो काफ़ी पैम्पर्ड। जो मेरे बड़े भाई बहन को नहीं मिला वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें मुझे मिली हैं। सो आई से आई हैव बीन क्वाइट ब्लेस्ड। वाओ, थैंक यू। और मैम आपकी स्कूलिंग और कॉलेज? जैसा मैंने कहा, मेरी स्कूलिंग राजस्थान के वेरियस सिटीज़ में हुई है। हाँ जी। सो आई हैव स्टडीड इन सोफिया अजमेर, I've studied in good schools of Kota. Then my father was posted in Jaipur, so I've studied in Jaipur. Then when I was in school, I wanted to become a doctor. So मैंने 10th के बाद में साइंस बायो लिया था, and I was doing decent at that time. Somehow because of my medical conditions, 12th में जस्ट बिफोर माई 12th बोर्ड मेरे ना इंटेस्टाइन में कुछ ब्लॉकेज था बिकॉज ऑफ समथिंग, वी डोंट नो व्हाई, एंड आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल। सो मैं कहूँगी कि वो मेरी लाइफ में थोड़ा एक क्लैरिटी पॉइंट कह सकती हूँ मैं, क्योंकि क्या हुआ था, मैं हॉस्पिटल में काफ़ी दिन एडमिटेड थी। आई विल नॉट से दिस इज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, बट माई एक्सपीरियंस वॉज पर्सनली एज अ child who is in 12th class, I felt the doctors were not being very humanly, मतलब वो sympathetic attitude होता है ना, उसकी जगह they were doing their duty, but I felt as a child कि कुछ missing था वहाँ पे। and also the smell and खून और वो सब जो चीज़ें थी ना, it made me realize that I don't want to be a doctor. And even though I had bio, I did my 12th from bio only, but I never wrote NEET का exam because I was very clear that I don't want to become a doctor. So college मैंने BSc graduation किया था महारानी कॉलेज से। Then I did my post graduation from JNU in geography.
तो मैम ऐसा जो आप डॉक्टर बनना चाहते थे बचपन में, तो ऐसा क्या मतलब आपको फील हुआ उस टाइम पे कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है? ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आपका हाँ बचपन से ही पैशन था कि मुझे डॉक्टर हाँ बनना है। हाँ हाँ। तो क्या था जो आपको पसंद नहीं आया कि एज ए डॉक्टर मुझे ये करना पड़ेगा? मतलब जब मैंने देखा ना तो हम्म। वन थिंग आई फेल्ट दैट बिकॉज डॉक्टर्स हैव टू सी सो मेनी पेशेंट्स, patients they understand their pain, but as a doctor if you become very sympathetic to your patient or maybe you get involved a lot with your patient, you might end up getting emotionally attached. So there was no emotion factor first, and I think that's a demand of their profession. But as a child I felt ये थोड़े rude हैं, मतलब वो मैंने judgment बनाया, ओके। पर मुझे लगा कि वो थोड़े rude हैं, and I felt as a human being that is one part of me that I don't want to lose no matter what. I want to be sympathetic and keep my that part alive because I really like that part of me. So I thought that's not for me. That's not my cup of tea. ओके। So तो आपने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। yes. तो मैम जो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ कि आपका बचपन से एक ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन आपका जो भी आपको प्रॉब्लम हुई उस दौरान और आप डॉक्टर के पास गए, तो आपको क्या ऐसा अनुभव हुआ कि आपको लगा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना? क्या था ना आशा जी, मैं बहुत पेन में थी, है ना। मैं काफ़ी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही, पर उस दौरान मेरे को ऐसा लगता है एज अ डॉक्टर आपके प्रोफेशन की डिमांड है कि आप अपने पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नहीं हो सकते, इमोशनल नहीं हो सकते। और मुझे एज अ जो 12th क्लास का बच्चा होगा उसके लिए वो फैक्टर उन डॉक्टर्स में जब वो मिसिंग लगा, मैंने ये डिसाइड किया कि ये फैक्टर मैं पर्सनली आई एम वेरी प्राउड कि मेरे अंदर ये इमोशंस बहुत भरे हुए हैं। अब अगर ये प्रोफेशन में चूज करूंगी तो आइदर या तो मैं हर पेशेंट के प्रति उतनी ही इमोशनल हो जाऊंगी, देन आई विल नॉट सर्व द पर्पस, या फिर मैं अपना ये पार्ट जो है वो खो बैठूंगी। एंड आई वाज नॉट ओके उन दोनों में से किसी भी एक चीज के लिए। सो आई डिसाइडेड कि डॉक्टर नहीं बनूंगी मैं। सो आई विल सी व्हाट मैं क्या बनती हूँ, पर डॉक्टर तो नहीं बनूंगी। ओके। तो आप उस घटना ने आपकी लाइफ का जो पर्पस था वो चेंज कर दिया? हाँ, आप ये कह सकते हैं। यस यस। मैम उसके बाद आपने जो जेएनयू में आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे आपने क्या किया? और आई थिंक आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी वहाँ पे। हाँ, सो जेएनयू में मैंने एक जेएनयू में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मेरा डिपार्टमेंट था सीएसआरडी, उसमें मैंने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया था। मैं पहली बार घर से बाहर निकली थी और वो भी जेएनयू। इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस बिकॉज जेएनयू अपने आप में एक देश की तरह है। वहाँ हर स्टेट से लोग आते हैं, हर रिलीजन से लोग आते हैं, और जो हमारा बेसिक फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सब वहाँ आपको मिलेगा। देयर इज नो वन, वहाँ पे कोई किसी को रिलीजन, कास्ट, स्टेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं करता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो बहुत आई रियली लव्ड दैट प्लेस, तो मज़ा बहुत आया। पर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ही था, इट वाज 2009। मेरे से बड़े भैया हैं और उनके बाद मेरी दीदी थे। माय सिस्टर पास्ड अवे इन अ कार एक्सीडेंट, एंड मेरी दीदी मेरे लिए सब कुछ थी। मतलब फॉर मी शी वाज माय लाइफलाइन, एंड व्हेन शी पास्ड अवे थिंग्स चेंज्ड अ लॉट इन माय लाइफ, एंड आई हैड टू स्ट्रगल। सो ये था, बट जेएनयू का एक्सपीरियंस ओवरऑल इनिशियली बहुत अच्छा था, बट देन आफ्टर दैट इंसिडेंट हैपेंड, उसके बाद में आई जस्ट मैनेज्ड देयर कि ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो आपने बताया कि आपकी जो सिस्टर थी आपकी लाइफ लाइन थी, तो लाइक जब आप अपनों को इतने क्लोज, जिनके बिना आपको लगता है कि हम रह नहीं सकते, और उनको खो देते हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने अपने मॉम डैड को विद इन 1 month खोया है। तो आप मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म ही हो गया, अब तो मुझे लगता नहीं कि कुछ बचा है लाइफ में, ऐसा फीलिंग। तो आपने किस तरह से अपने आप को संभाला उस सिचुएशन में? मतलब वेरी टफ सिचुएशन, मतलब मेरे गूज़बम्प आ गए बहुत ज़्यादा कि मैं सोच के, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड के टाइम को याद कर पा रही हूँ, तो मैं मतलब रिलेट कर पा रही हूँ कि आप कितनी टफ सिचुएशन में होंगे इस टाइम पे। जब मुझे ये न्यूज़ पता चली थी दैट शी पास्ड अवे, सो
मेरे फादर ना ही न्यू कि मेरी दीदी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो हम्म। उन्होंने मुझे बताया नहीं था दैट शी इज नो मोर. ही Okay. कॉल्ड मी अप और उन्होंने ये बोला कि एक्सीडेंट हो गया है दीदी एंड जीजू का, एंड माय सिस्टर जस्ट गॉट मैरिड, एक साल भी नहीं हुआ था. Oh. तो उन्होंने कहा कि दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, एंड माय सिस्टर्स नेम वाज नीलम, तो प्यार से नीलू कहते थे उनको, कि नीलू मिलना चाहती है तेरे से, तो यू कम. तो माय कजन ब्रदर जो दिल्ली में रहते थे उनके साथ में आई वेंट टू जयपुर. तो मैं मॉर्निंग में जब वहाँ पहुँची तो देयर वाज नो वन, मेरे घर पे कोई नहीं था. तो मुझे ये समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है. तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी आई कुड, मतलब मुझे नहीं समझ आया इसको हैंडल कैसे करना है. ना मेरे को रोना आया, ना मुझे मैं उसको प्रोसेस कर पाई. एंड मैं अपने पापा के लिए वेट करती रही. वो हॉस्पिटल में थे मेरे जीजू के साथ में. तो जब वो आए तो मैंने चाहा कि मैं रोऊं, बट उन्होंने सिर्फ ये बोला कि यार कल से नहीं रोया हूँ मैं, अभी अपन को बहुत काम करना है, तो रो मत. तो मुझे लगा यार बीइंग अ फादर वो नहीं रोए तो मुझे भी नहीं रोना चाहिए. तो वो पहला इंसिडेंट था जहाँ पे मैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाई. इसी तरह फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई वॉज नॉट, आई से आई वॉज नॉट अलाउड टू क्राई, बिकॉज मैं घर की सबसे छोटी थी. बड़ी बहन के जाते ही मुझे सडनली वो बड़ी बहन बनना पड़ा. तो एग्जैक्टली 15 डेज के बाद मैं वापस जब JNU आई, मतलब आपने बड़े अच्छे से प्रोसेस किया होगा, या आप यू वर एबल टू कोप विथ योर पर्सनल लॉस. लाइक आप फ्रीज हो जाते हो, मतलब जैसे आपने बताया हाँ. ना कि आप रिएक्ट ही नहीं कर पाते. हाँ. मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा लगता है शायद ड्रीम है, ये सपना है, हाँ, ये कि exactly, जो हुआ है correct, हमारे correct, साथ, हमें correct. यकीन ही नहीं होता कि ये चीज हमारे साथ घट चुकी है एक्चुअल में. तो हमें समझ नहीं आता हम कैसे रिएक्ट करें. और जैसा कि आपने बताया कि आप रोए भी नहीं, तो जो इमोशंस थे ना जो आपके अंदर, मतलब निकले ही नहीं बाहर, तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत हुई होगी आपको. तो हाँ, मैं 15th डे जब मैं JNU वापस आई, वो सेम नाइट मुझे कुछ तो हुआ. मतलब हाउ टू एक्सप्लेन इट, वी डिडंट न्यू व्हाट हैपेंड, बट व्हाट हैपेंड इज मेरा ब्रेन कुछ कह रहा है करने को, बट मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही थी. और मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी. उससे पहले मैं बेहोश हो गई. जब होश आया तो बहुत अग्रेसिव हो गई. मेरे फ्रेंड्स को मैंने हिट किया, कुछ किया. वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड माई फादर, ही कॉल्ड माई कजन भैया हु वाज अ डॉक्टर इन एम्स. एंड फिर मुझे एम्स लेके गए, फिर मुझे वहाँ पे एडमिट किया. होल नाइट आई डिडंट न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, बट आई वाज नॉट एबल टू स्लीप, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक, बट होल नाइट इट वाज लाइक दैट. सबको ये लगा कि ठीक है स्ट्रेस होगा, तो मॉर्निंग में डॉक्टर ने वापस भेज दिया. After a day or two, again the same attack happened, and it kept on happening. फिर थोड़े दिन बाद my father took me to a psychiatrist, okay, because the general physician said कि this is some psychiatric related problem. जो पहली बार लेके गए ना, I resisted it. For me it was like कि I'll say exact words I told him, I was like मैं पागल थोड़ी हूँ, because I took it very offensively कि नहीं, I'm not mad, ये कैसे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं. But then there was no option and we went to a psychiatrist. मेरा treatment चला because it was a psychological problem. My subconscious brain for the 15 days had thought so much कि वो इतना एक्टिव हो गया था कि वो कॉन्शियस ब्रेन को हावी हो जाता था उसके ऊपर. So my subconscious brain, if my subconscious brain is telling me to hit someone, I'll start hitting someone. But if my conscious at the same time मेरा conscious दिमाग अगर ये कहता है ना कि हाथ हिला पैर हिला, तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी. So और वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया. तो मतलब वो मुझे लगता है ये इफेक्ट, मतलब ये भी जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हुई वो इसलिए हुई कि जो भी इमोशंस थे ना आपके अंदर अपनी सिस्टर को लेके, लाइक मतलब इंसान पागल हो जाता है मैम. मतलब मैं फील कर सकती हूँ इस चीज़ को कि मतलब आप बिना, मतलब मैं लिटरली जब मेरी मॉम डैड गए थे ना मुझे छोड़ के, तो मैं अकेले में इतना चीखती थी ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ट्राई करती थी कि मतलब भगवान से कि आपने क्या कर दिया एक साथ. मतलब जो मेरे इतने क्लोज थे उन दोनों को एक साथ ही ले लिया विद इन अ मंथ. मॉम जनवरी में, पापा उसी साल मार्च के अंदर. तो मेरी लाइफ में वो एकदम से पहाड़ टूट गया. और जो आपके मतलब होते हैं ना कि जो आपके सबसे
डियर वंस होते हैं जो आपको हर सिचुएशन में संभालते हैं, उनको अगर आप खो दो तो वो जो पेन है ना, वो मतलब लिटरली मैं 3-4 साल तक बहुत स्ट्रेस में, एंजाइटी में रही थी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। मैम आप पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हो गए, जब आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनोगे, डेफिनेटली आप पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रहे होगे पहले से ही। हाँ मतलब टॉप 5 में तो आई जाती थी, फर्स्ट भी आई जाती थी। हाँ, सो इसमें भी आई टेल यू, मतलब आई से कि मेरी लाइफ में कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती रही हैं जिसने मुझे एज अ ह्यूमन बदला है। सो जैसे मैंने आपको बताया 12th में व्हेन आई गॉट वेरी सिक एंड आई डिसाइडेड नॉट टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैम जब आपने 12th में जब आपकी हेल्थ खराब हुई तो उस टाइम पे लाइक आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, तो कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपकी स्टडी को उस टाइम पे? मतलब सो आई गॉट, मतलब मेरी तबीयत खराब हुई थी बोर्ड के पहले एग्जाम से एक दिन पहले। तो उस दिन मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, और मैंने अपने 4 एग्जाम हॉस्पिटल से दिए थे। हॉस्पिटल से हाँ, एग्जाम दिया? यस। सो अगले दिन ना मेरा फिजिक्स का पेपर था, और मेरे पापा मुझे यूनिफॉर्म पहना करके, हम तैयार हो रहे हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर आके कहते हैं ये क्या क्या कर रहे हो भाई, कहाँ ले जा रहे हो? बट वी बोथ वर वेरी डिटरमिन्ड कि पेपर तो देंगे। एंड बट हमने ये डॉक्टर को नहीं बता पाए थे हम एक दिन पहले कि कल मेरा पेपर है, डॉक्टर्स टू मेक श्योर यू स्लीप प्रॉपर्ली, उन्होंने सेडेटिव्स दिए हुए थे। तो मुझे नींद भी आ रही है, उल्टियां भी हो रही हैं, बट हम चले गए कैसे कैसे एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने, एंड आई कुड नॉट राइट एनीथिंग। मतलब नींद इतनी आ रही थी कि ग्राफ बना रही तो नीचे का ग्राफ ऊपर जा रहा था, तो आई कुड नॉट राइट। सो 12th में I failed in 2 papers, so overall I failed. I repeated my 12th. मतलब जो एक स्टूडेंट इतना ब्राइट और वो फेल हो गया 12th में, मतलब आपके लिए तो बहुत ही लाइक सदमे की तरह हुआ होगा वो। हाँ बिल्कुल, even though I knew I have not done good, पर होता है ना कि आप फेल होने की तो आशा नहीं करता कोई भी ना, जो इतना ब्राइट है वो सोचता है कुछ ना कुछ करके तो मतलब मैं कर ही दूंगा कि इतने तो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के पेपर में मुझे इतनी हालत खराब थी कि आई कॉल द इन्विजिलेटर एंड आई टोल्ड हर मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, 1 घंटे बाद उठा देना। तब भी आई वाज एक्सपेक्टिंग आई पास, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के आई थी, बट होता है ना कि आप कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। डेफिनेटली। सो जब 12th का रिजल्ट आया था, आई स्टिल रिमेम्बर माई ब्रदर, मी, माई सिस्टर, वी वर सिटिंग, उसने कंप्यूटर खोला था, और जब फेल आया ना फाइनल रिजल्ट, मतलब पता नहीं क्या प्रोसेस करें, हमें नहीं समझ आया। और ठीक है, फिर सब मम्मी पापा ने यही कहा कि यार पता था, मतलब यू वर नॉट वेल, बट सी यू हैव स्कोर्ड सो गुड बाकी के एग्जाम्स में, कोई बात नहीं। बट मैं प्रोसेस नहीं कर पाई उसको, मतलब फिर से मैं ये कहूंगी कि वो एज का मैटर होता है ना, 12th में बच्चा फेल हो जाए जो एक्चुअली डिसेंट इनफ रहा है। सो ऑल आई कुड थिंक ऑफ कि लोग क्या कहेंगे, अब सब मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे, मैं कैसे फेस करूंगी सबको। और उस थॉट के कारण ना मैंने एक स्टुपिडिटी की, मैंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली। ओह यस, एंड आई ट्राइड टू कमिट सुसाइड। रियली? यस। मतलब कितना प्रेशर होता है हमारी जो यूथ है उसके ऊपर, मतलब मुझे लगता नहीं आपके पेरेंट्स ने कुछ बोला होगा उसके बाद, मतलब सिर्फ आपको ये कि सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे। मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं यार, जिनको पता है कि मैं सबसे टॉप पे रहती हूँ, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? What people will think about me. That was the only thing which was मतलब पीयर्स प्रेशर कितना होता है बच्चों के ऊपर, मतलब मैं आई कैन इमेजिन राइट नाउ कि आपने आई वाज लाइक कि कोई रिलेटिव आएगा, वो कहेगा अरे कैसे फेल हो गई, फिर कोई और आएगा तो क्या बोलेगा, मैं स्कूल में कैसे जाऊंगी, मैं मेरे दोस्त नहीं बचेंगे, ये सब आपके दिमाग में आता है ना। तो आपने डिड दैट। और आपको कभी मतलब जब भी ये किया आपने, तो छोटे डेफिनेटली बहुत छोटे रहे होंगे, तो आपको मॉम डैड का ख्याल नहीं आया कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या? एग्जैक्टली, आपको पता है मैंने खाया मेडिसिन एंड आई सेड आई एम स्लीपिंग। ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चे करते हैं मैम ये सब चीजें, वो ये सब चीज करने के बाद वो ये नहीं सोचते, चलो ठीक है आप अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हो, आप सोसाइटी के, यार अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो, जिन्होंने आपको जन्म दिया, इतना बड़ा किया, कि इतना लायक बनाया, एटलीस्ट उनके बारे में तो सोचो कि उनको कोई मैटर नहीं करता कि हमारा बच्चा फेल हुआ है पास हुआ है, उन्हें उनका बच्चा चाहिए बस। तो जो बच्चे ये इस तरह के डिसीजन लेते हैं एटलीस्ट ना लें। पर उस टाइम पे ना आशा जी,
वो एक छोटा बच्चा होता है, उसको वही समझ आ रहा होता है ना। बट उस दिन जो मैंने अपने पूरे इंसिडेंट से समझा, सो व्हाट हैपेंड इज मैंने खा ली वो दवाइयाँ एंड आई सेड आई एम स्लीपिंग। मैंने जैसे ही आंख बंद करी ना, आई कुड ओनली सी माई मॉम एंड माई डैड एंड आई लाइक, उठ के मैंने कहा क्या बेवकूफ़ी की है भाई मैंने ये, मतलब उनका क्या होगा। एंड देन मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एंड दैट डे मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि जो मेरे अपने हैं ना वो मुझे जज नहीं करेंगे, डेफिनेटली, और जो मुझे जज करेंगे वो मेरे अपने हैं क्या नहीं। फर्क पड़ रहा है यार। सो हाउ डज इट मैटर। या एंड तब से ना एक्चुअली एज अ पर्सन मैं काफी बदल गई थी, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। डेफिनेटली मैम, यही सोचना चाहिए जो हाँ। हमारे यूथ जो इस तरह के डिसीजन लेते हैं या इतना प्रेशर में आते हैं, यार अपने बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में, दैट्स इट। दुनिया क्या सोच रही है सोचने की जरूरत नहीं है। एंड आई ऑल्सो से दैट इज अ वेरी गुड टाइम, योर फेलियर इज अ वेरी गुड टाइम। तब आपको ये पता चलता है कि आपका अपना कौन है और आपका अपना कौन नहीं है। सो यू हैव अ क्लैरिटी। उस दिन जितने लोगों ने अगर मेरे को ये कहा होना था कैसे फेल हो गई, they were never mind, मेरे थे ही नहीं वो लोग। डेफिनेटली वो मेरे को कुछ भी बोले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट जो मेरे अपने होंगे, भले दे आर माई फ्रेंड, माई क्लास टीचर्स, इफ दे नो मी एंड वो मेरे अपने हैं, वो मुझे जज नहीं करेंगे। डेफिनेटली वो आपको कभी जज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली। सो एंड आई स्टैंड बाय इट टिल डेट। मुझे ऐसे हार्ड टाइम्स ना, मुझे ऐसा लगता है ये टाइम है अपने और परायों का परख करने का। बिल्कुल सही बोल रहे हो मैम आप। So, ये मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की हैं अपनी लाइफ में कि लगता है ये हमारे अपने हैं, लेकिन पता चलता है वही अपने नहीं थे जिनको सोचा था अपने थे, और अब उनकी वजह से अपनों को हमेशा निग्लेक्ट किया। एग्जैक्टली। और मतलब जो लगता था ये मेरे अपने हैं, वो कभी अपने थे ही नहीं, ऐसे छोड़ के गए कि पता भी नहीं चला। तो अच्छा है, गुड। हाँ, भीड़ कम हो जाती है। हाँ, आपके अपने सिर्फ रहते हैं, दे क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू। सो दैट्स गुड। यस। सो यस, ये था। तो आशा जी, इसमें ना एक और चीज मुझे लगता है, जैसे आप कह रहे हो ना कि बच्चों को ये समझना चाहिए। उस एज में ना बच्चा तो छोटा है, बट व्हाट आई सी दीज डेज, कई बार ना पेरेंट्स इतना प्रेशर भी अपने बच्चों पे डाल देते हैं। मतलब आई विल से आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने ना कभी कोई प्रेशर नहीं डाला। मतलब मैं अगर उड़ी हूँ तो बिकॉज दे वर बिहाइंड मी। सो पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू सक्सीड, उसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट फेलियर है और आपको लोग क्या कहेंगे क्योंकि आपका बच्चा फेल हो गया। मतलब दोनों तरफ से सच होना चाहिए ये कि बच्चे को समझना पड़ेगा अगर कुछ फेल हुआ है तो दैट योर पेरेंट्स विल गेट इम्पैक्टेड, और पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे ने परफॉर्म नहीं किया है तो यू गॉट टू स्टैंड बाय योर चाइल्ड। डेफिनेटली मैम, बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो मैम जब आप JNU में थे, आपने बताया कि मैंने ये जो आपने प्रॉब्लम फेस की, तो वो उस टाइम पे फिनिश हो गई थी या उसके बाद भी वो कैरी ऑन रही? वो तो शुरू हुआ था JNU फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। एंड मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल आई हैड टू सफर विद दिस प्रॉब्लम। सो इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग कि इनिशियली देखिए ये कोई मेंटल जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं, जैसे मैंने आपको कहा मेरे पापा पहली बार जब लेके गए तो मैंने उसके साथ में भी एक स्टिग्मा अटैच किया कि मैं कोई पागल हूँ क्या। बट ये भी समझने की जरूरत है कि जैसे बाकी बीमारियां होती हैं, ये भी एक बीमारी होती है। अगेन मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, माय ब्रदर, माय फ्रेंड्स, दे वर सो अमेजिंग कि हमने इसको डिस्कस किया बैठ करके। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, आई भी सेट, और हमने डिस्कस किया कि यार ये एक प्रॉब्लम है, अब इससे कैसे हैंडल करना है। और जो मेरे डॉक्टर थे वो बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर थे, डॉक्टर त्यागी। उन्होंने हर चीज को इतने अच्छे से ब्रेक किया हमारे लिए। मतलब मैं अगर आपको आज समझा पाऊँ मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझाया था। एंड इट इज नथिंग। क्या है, 15 दिन जब मैं एक ही ट्रॉमा के बारे में सबकॉन्शियसली सोच रही हूँ। हाँ, मैंने ये सोचा कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे घर का ध्यान रखना है, मेरी सिस्टर नहीं है, एंड मैं उस स्ट्रेस को या उस पेन को बाहर नहीं निकाल पाई। और आप ये मानिए, जब आप छोटी सिस्टर होते हैं और आपकी बड़ी बहन की अभी शादी हुई होती है, तो
आई एम फ्रॉम राजस्थान, वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स मेरी दीदी के ससुराल वाले साइड से बहुत लोगों ने कहा कि अब ये छोटी बहन की शादी कर दो उनके हस्बैंड से। क्योंकि यही कल्चर होता है नॉर्मली, क्योंकि यार आपने बताया कि सिस्टर की डेथ विद इन अ ईयर आपकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। सो ये कल्चर है और ये लोगों का कहना गलत नहीं था, बट टू सेव मी फ्रॉम ऑल दैट माय फादर डिड नॉट टुक मी टू एनी ऑफ द जो होता है ना रिचुअल्स होते हैं उसमें कहीं लेके नहीं गए। तो मैं अकेली घर पे रहती थी, सब लोग उसके ससुराल जाते थे, तो जब आप अकेले बैठे हो तो आप क्या करोगे। तो मैं बहुत सोचती 15 दिन तक मेरे सबकॉन्शियसनेस को इतना सोचा ना कि 15th डे माय सबकॉन्शियस वाज सो एक्टिव एंड सो पावरफुल, उसने मेरे कॉन्शियस को के ऊपर हावी हो गया एंड स्लोली मेरे सबकॉन्शियस started playing games with me, my body. यहाँ तक भी हुआ कि sometimes ना मैं I end up behaving like my sister. अब नॉर्मल टर्म में अगर आप उसको कहोगे तो आपको लगेगा कि आत्मा आ गई है। लोगों ने ये भी कहा कि आत्मा आ गई है। अब इस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल किया, क्योंकि हमें क्लैरिटी थी। आपके डॉक्टर बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने हर चीज आपको अच्छे से समझाई। आई विल टेल यू, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ कि मैं बिहेव कर रही हूँ अपनी सिस्टर जैसे एंड नो वन गेव इट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस उस टाइम। मुझे दवाई खिलाई, मुझे सुलाया और अगले दिन हम डॉक्टर के पास गए, मी माय फादर एंड द डॉक्टर, वी लाफ्ड ओवर इट लाइक एनीथिंग। हम हंसे इसमें, क्यों कहते तुझे आ गई आत्मा, एंड वी रियली लाफ्ड ओवर इट। सो इसमें है ना प्रॉब्लम तो है, अब या तो रो बैठ करके या हंस लो। तो हमने ना इस पे हंसना सीखा। आई विल शेयर फ्यू इंसिडेंट्स विथ यू। जब जेएनयू में मुझे आ ही रहे थे फिट्स, सो अमेजिंग फ्रेंड्स आई हैड देयर आल्सो। सो जब हम क्लास जाते थे तो मुझे तो फिट्स कभी भी आ सकता था। अब हम बैठे हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, कुछ बोरिंग लग रहा है, सो मैं ऐसी लाइट मूड के लिए कह देती कि लाऊं क्या फिट्स, चलना है क्या, किसी को रूम पे जाना है क्या, गिरूं क्या, अभी हो नहीं सकता था वो। दे ऑल्सो न्यू, बट मैं पूरे जेएनयू में फेमस थी कि सीएसआरडी में एक लड़की पढ़ती है, एम्बुलेंस अगर कॉम्प्लेक्स में जेएनयू तो उसी के लिए उसी के लिए आई होगी, फिर वो एक स्ट्रेचर में मुझे ले जाएंगे, फिर हम मेडिकल सेंटर जाएंगे, या फिर बाद में तो ये होने लगा था कि वो कहते थे नहीं रूम ले चलो, हमें सीधा रूम छोड़ दो, दवाई खिलाएंगे, हम सो जाएंगे। मतलब my friends knew what medicines to give, so they'll give me and then I'll get up and the evening there we're living again. So हमने उस प्रॉब्लम को फेस किया 5 साल, बट कभी भी उस प्रॉब्लम को हावी नहीं होने दिया। एंड आई विल टेल यू कि हमारे जेएनयू के टाइम पे ही ना हमें स्लम्स में एक सर्वे के लिए जाना होता था। तो अब वो फिट्स तो आने ही है, अब ठीक है चले गए, हमें नहीं पता था आएंगे नहीं आएंगे। सो एक स्लम में मुझे आ गया वो। अच्छा, वो एपिसोड आया तो। लेकिन जैसे आपको ये प्रॉब्लम थी तो आपके प्रोफेसर लेकर क्यों गए आपको वहाँ पे, ये पता है कि ये वाली सिचुएशन है, ये वाली प्रॉब्लम है इस बच्चे के साथ। तो समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट बच्चों के साथ ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो जो प्रोफेसर थे उनको लगा कि कुछ नहीं होने वाला, ये चीज आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट सर्वे। सो मेरे फ्रेंड्स ने उनको समझाया, मेरे पापा ने एक एप्लीकेशन भी लिखी, बट नहीं माना उन्होंने। तो आई जस्ट टोल्ड माय फ्रेंड्स अगेन ऑन अ लाइटर नोट, मैंने कहा 3 दिन में एक दिन तो आ ही सकता है। हाँ, क्योंकि जो सिचुएशन ऐसी है तो आ ही जाता होगा। वी नो इट कैन, मतलब दिस एपिसोड कैन हैपन एनी डे। तो 3 दिन में अगर आ गया तो इनको समझ आ जाएगा, और नहीं आया तो गुड, अटेंड कर लेंगे। तो अच्छा, हाँ ना, तो एक्सपीरियंस ही अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट डे ही मुझे मस्त वन ऑफ द स्लम में आई हैड द एपिसोड। और वहाँ लोगों को लगा मुझे मिर्गी के दौरे आए। लोगों ने अपने जूते सुंघा दिए, किसी ने मुझे मोजा सुंघाया, किसी ने ना प्याज सुंघा दिया। और मतलब हम इतने लाइट हो चुके थे ना कि आप ये सोचो कि मैं वहां गिरी हूँ, लोग मेरे को सुंघा रहे हैं, एक दोस्त संभाल रहा है। एक फ्रेंड थी, उसको सिर्फ ये चिंता थी कि यहाँ लोग चोरी ना कर ले। उसने मेरी रिंग्स, मेरा चेन सब उतार रही है वो धीरे से। बैग मेरा उठाया और जाके बस में बैठ गई कि मैंने अपना काम कर लिया। मेरी फ्रेंड आती रही, ये सामान, ये मेरा सामान को रखती थी, उसका काम था, उसने अपना काम कर लिया, बाकी मुझे संभाल रहे हैं, फिर एक मुझे दवाई खिला रहे। सो उन्होंने अपने काम बांटे हुए थे। मेरे को कुछ होता था तो वो मैनेज कर लेते थे। ये भी सही है। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज अगेन इन द बस, प्रोफेसर बिस्मीना, व्हाट आर यू डूइंग, गो बैक। सो आई वाज सेंट बैक।
So we चलो, learned how to laugh over हमने it. लाइट नोट पे सारी चीजें करते रहे, मतलब हाँ. तो फिर क्या कैसे ठीक हुआ मैम ये? So मैंने ना JNU करने के बाद में like somehow I completed my post graduation. फिर मैं वापस जयपुर आ गई थी और तब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. अच्छा, ज्यादा हो गई थी? बहुत ज्यादा थी. ओके. सेट टाइम, सेट नंबर्स, एक दिन में मतलब मुझे 5-6 बार ये एपिसोड आ जाते थे और टाइम भी सेट होता था, तो कुछ कर नहीं सकते थे. मतलब कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूंगी? तो ऑलमोस्ट मेरी लाइफ के 1.5 साल मैंने कुछ नहीं किया. बिल्कुल कुछ नहीं मतलब किया. JNU के बाद आप घर गए तो 1.5 year आप कुछ नहीं किया मैंने. मेरे पापा ने एक बार डॉक्टर को पूछा भी कि भाई क्या करें, मतलब कुछ कर सकती है ये अपनी लाइफ में? तो उन्होंने बहुत क्लियर कट जवाब दिया था कि आप बात कर रहे हैं प्रोफेशनली कुछ कर सकती है, ये नॉर्मल जिंदगी जी ले उतना काफी होगा, ज्यादा हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज ये बीमारी जो है ना ये नहीं ठीक हो सकती है, ये रहेगा इसके अंदर. ठीक है, हम थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते थे, बट एक दिन ना आई विल टेल यू, मतलब एक दिन मैं बैठी थी अकेले और मैंने सोचा कि ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में. आप भी मतलब परेशान हो गए बहुत बहुत. आई वॉज वेरी फैट बिकॉज ऑफ द मेडिसिन. और बैठे हैं और आप बस वेट करते हो. हमेशा एक इंसान मेरे पास रहता था, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो कैसे मैनेज करना है, और अगर उस इंसान को नहीं पता है कि मैं गिर गई और कैसे मैनेज करना है, तो वो एपिसोड बहुत बड़ा और बहुत सीवियर हो सकता था. तो या तो मेरे पापा या तो मेरी मम्मी या तो मेरा भाई घर में रहते थे हमेशा, और मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी. वन डे आई वॉज जस्ट सिटिंग एंड मेरे को लगा कि कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं हो गई है जिंदगी में. एक तो मैं मेरी सिस्टर के जाने के बाद ही हुआ. अब मुझे मतलब इट्स जस्ट दैट आप कुछ सोचते हो ना अपने दिमाग में, तो मेरे को ये लगा कि इस तरह तो मेरी बहन को मजा नहीं आ रहा होगा मुझे देख करके. डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करती होंगी. हाँ, है ना, वो जहाँ भी होगी उसको वो परेशानी हो रही है क्या मेरी बहन, सीरियसली, एंड ऑल बिकॉज ऑफ हर. मेरे को वो तो नहीं चाहिए था. और दूसरा आई सेड कि ठीक है ना, मतलब अब ये तो है ना, इससे क्या खराब जाएगा. तो मैंने ना आई हैड लाइक दिस बिग कार्टन फुल ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, सब था. ताबीज, ये सब थे मेरे. मतलब इतने ताबीज पहनती थी, बहुत सारी रिंग्स होती थी हाथ में. नथिंग अगेंस्ट एनीथिंग, बट जब आपको लाइफ में बहुत कुछ हैंडल कर रहे होते तो सब कुछ, जब आप परेशान होते हो ना, आप सोचते हो कि शायद ये वाला नुस्खा काम कर जाए. सोचते हैं. हाँ, डेफिनेटली. चाहे आप उन सब चीजों पे फेथ नहीं होगा कभी भी, लेकिन जब आप परेशान होते हो ना, आप सोचते हो यार ये वाला ट्राई कर लेते हैं, शायद इससे हमारा बच्चा ठीक हो जाए. ये ट्राई कर लेते हैं, शायद इससे ठीक हो जाए. क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चे को ठीक करने के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं यार ये ट्राई कर लो, शायद इससे आपका बच्चा ठीक हो जाए. मेरे पापा ना पहले भगवान को मानते भी नहीं थे, और फिर वो हर मंदिर, हर मस्जिद, मौलवी, सब जगह गए हैं, ये सारे मोती पिनाए, ताबीज पिनाए. सो आई हैड दिस मेनी मेडिसिन. वन डे उन सबको मैंने कार्टन में भरा, मम्मी पापा के पास दी. मैंने कहा ये तो आप रख लो, और मेरे को जाना है दिल्ली, और मैं जाऊंगी और यूपीएससी की तैयारी करूंगी. हाँ, यूपीएससी की तैयारी करो. वाओ, अमेजिंग. अब उनको लगा क्या है, बट वन ग्रेट थिंग, one of the many things, one of the great thing about my parents is they have never said no to me. चल देख लेंगे, ठीक है ना, क्या होगा, फेल होकर के वापस आएंगे, देख लेंगे. So my father said, "Are you sure?" I said, हाँ, ऐसे तो नहीं जिएंगे, या तो मैं जिंदा रहूंगी या ये बीमारी, दोनों तो नहीं रहेंगे, ये मैं श्योर हूँ. एंड they were not sure. उनको लगा है तो मुश्किल है, पर मैंने कहा ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है. तो मेरी मम्मी मेरे साथ दिल्ली आई. मैंने वाजीराम में कोचिंग में एडमिशन लिया. कुछ दिन मेरी मम्मी मेरे साथ रही, बट इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज शी हैड टू टेक केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो. फिर हमने डिसाइड किया कि मेरे मामा रहते हैं द्वारका में, तो मैं उनके घर पे रहती थी. मामा मामी ने मुझे अपने पेरेंट्स जितना प्यार दिया, बिल्कुल बहुत, उनके बच्चों ने मुझे इतने प्यार से रखा. आई स्टेड देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर विथ देम, और मैंने वाजीराम में कोचिंग की. ड्यूरिंग माई दिस होल फेज बहुत फिट्स आए मुझे. मैं मेट्रो में गिरी हूँ, वो एपिसोड आया. मैं वाजीराम में भी थोड़ी फेमस थी इसीलिए कि वो एक लड़की है जो गिर जाती है और फिर कुछ तो होता है, उसको मेरे लिए एम्बुलेंस आती थी, फोन लगा दिया जाता था, आती थी एम्बुलेंस, हॉस्पिटल ले जाती थी, मामा आके मुझे ले जाते थे. मेट्रो में गिरी हूँ, मेट्रो स्टेशन पे गिरी हूँ.
काफी जगह पे मेरे को एपिसोड्स हुए हैं। तो उस दौरान आप मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं खाते थे? वो एक मेडिसिन होती थी, there was this one only medicine. one. बाकी वो जो इतना सब कुछ आप ले रहे थे वो सब बंद कर दिया था आपने कि वो सब अब आपने ठीक छोड़ होना है, दिया। अपने आप से ही ठीक होना हाँ, है, इन हाँ, सब चीजों के सहारे नहीं रहना है मुझे। हाँ। उसका 2 कारण हैं वो क्यों मैं कर पाई। एक तो मुझे मेरी बीमारी की क्लैरिटी थी। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता ही नहीं है क्या बीमारी करना क्या है, सही बात है। तो नहीं कर पाओगे। दूसरा, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। जिन्होंने जो मैंने मैडनेस दिखाई, सब मैडनेस में मेरे साथ भागे। नहीं तो कह सकते थे ना कि कम ऑन, घर में बैठो, नहीं करना है, अरे तुम जी भी नहीं सकती हो नॉर्मली, कर सकते थे। मामा मामी भी कह सकते थे। जो डॉक्टर ने आपके बोला तो कि ये वो नॉर्मल लाइफ ही जी ले, वही हाँ, बहुत बड़ी बात है। आप इसको कुछ बनने की बात कर रहे हो तो ये तो बहुत, एंड ही वाज शॉक्ड व्हेन माय फादर टोल्ड हिम ना कि वो तो दिल्ली चली गई फिर पढ़ाई करने। वो ऐसे थे, हैं क्या बात कर रहे हो, कैसे करेगी? पापा ने कहा पता नहीं, देखेंगे, कर लेंगे, कुछ तो कर ही लेंगे। कुछ सोचा है तो कुछ, अगर कुछ उसने मतलब डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा डेफिनेटली। हाँ, बिना सोचे ही लिया था वैसे तो। नहीं आपने बोला ना, नहीं आपने सोचा था, आपने बोला ना कि मैं सोचती थी मेरी सिस्टर ऊपर से देख रही होगी तो बोलेगी यार मैंने इसकी हालत ये कर दी, तो मेरी सिस्टर तो ऐसी नहीं है ना कि इसकी ऐसी है। तो आपने सोचा ना कि मेरी सिस्टर की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मैं ये चीजें ना करूं कि इनसे निकलना ही है मुझे एनी हाउ किसी तरह से। I don't want her to be sad wherever she is. Definitely, हाँ। I want her to be proud of me. That's what I wanted. इसीलिए आप कर पाए। हाँ, तो उसके बाद फिर आपने ये यूपीएससी क्लियर किया? हाँ जी। सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने आई क्लियर्ड यूपीएससी। I got into IS Allied Services. Oh wow! I right now is an Indian Railway Account Service Officer. Wow, very nice. मतलब आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है। मतलब एक बच्चा जो ऐसी सिचुएशन में हो, जो कि आपके एक डॉक्टर थे, वो अच्छे से आपकी बीमारी को जानते भी थे, उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल लाइफ ही जी ले यार, ये आप क्या सोच रहे हो, क्या करेगी, और आपने इतना जो भी डिसीजन लिया उस टाइम पे, और आपने इतना, मतलब heads off you, seriously. Thank you. So I got 880 rank in UPSC exam 2012. तो मतलब मैं आपकी जो जर्नी है, मुझे यही सीखने को मिला कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसको आपको है ना समझदारी से और ब्रेवरी से हैंडल करना चाहिए। कभी भी किसी सिचुएशन से मतलब हारना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी सिचुएशन बहुत ही खराब थी, उसके बाद आपने डिसीजन लिया और आपने आप इतनी अच्छी अब पोस्ट पे हैं, तो सीरियसली ये बहुत बड़ी चीज है मैम, बहुत इंस्पायरिंग है डेफिनेटली फॉर मी ऑल्सो। जो भी सुन रहा होगा इस एपिसोड को, उसके लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, व्हाटएवर यू सेड। आपका डेस्टिनी ना कुछ हद तक आपके हाथ में है। आप उसको किस दिशा में मोड़ते हो, वो मतलब ब्रेवरी के साथ में अगर हैंडल करोगे तो यू कैन अचीव समथिंग ग्रेट, बट यू विल हैव टू स्टैंड अप एटलीस्ट। मतलब अगर हाय मैं बेचारी में बैठी रहती तो कुछ नहीं होता। मुझे नहीं पता कि हो भी सकता है मेरा नहीं होता सिलेक्शन, बट ओनली थिंग आई डिड इज आई स्टूड अप एंड आई फॉट. आई डोंट नो व्हाट रिजल्ट इट विल कॉज, आई डिडंट न्यू. इट गेव मी अ गुड रिजल्ट. यस, वेरी नाइस मैम. थैंक यू. तो मैम आपने जो बताया कि आपने ये यूपीएससी की तैयारी की, तो मतलब आपको कहीं ना कहीं ये दुख नहीं है कि आप आईएएस नहीं बने? वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि हर कोई वही वाला, जब तैयारी करता तो हर कोई आईएएस के लिए जाता है. यस, मैंने भी इसीलिए दिया था. मुझे नहीं पता था ये IRAS क्या होता है. मुझे सिर्फ IAS, IPS, IRS पता होता था. उसके नीचे क्या सर्विस है, बाकी सेंट्रल सर्विसेज क्या होती है, आई हैड नो आइडिया. जब मेरा 2012 में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मैंने 13 में फिर से इंटरव्यू दिया. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मेक टू द फाइनल लिस्ट. 14 में मैंने प्री दिया, प्री ही नहीं क्लियर हुआ. 14 में मेरी शादी हो गई थी. आई गॉट मैरिड इन 2014. देन आई विल नॉट से आई वाज वेरी हैप्पी, बट आई सेड कि इनफ, नहीं अभी इतने पे रुकते हैं. अटेम्प्ट्स मेरे बचे थे, फिर भी मैंने कहा इतने पे रुकते हैं, क्योंकि लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है. मतलब व्हाट आई बिलीव इन इज योर जॉब should not define you. Job is just a job. It cannot become the whole identity of you. Definitely. So, yes. So then I joined my service. I'm quite happy in the service. कहीं ना कहीं एक मलाल रहता है आपको कि काश हो जाते. लगता है कई बार
बिकॉज बीइंग एन IAS आप डायरेक्टली लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो, है ना? बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट एंड आई एम हैप्पी, बिकॉज आई विल ऐड हियर समथिंग कि लोग क्या करते हैं ना, लोग सिर्फ कहाँ तक उड़े वो देखते हैं, जमीन नहीं देखते हैं। मेरी जमीन बाकी लोगों से थोड़ी तो नीचे थी, तो मेरी उड़ान बहुत ऊंची थी, बट लोगों से नीचे रह गई क्योंकि मेरी जमीन नीचे थी। सो फ्रॉम वेयर आई केम आई एम क्वाइट हैप्पी एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई कुड डू दिस। सो यस, आई एम क्वाइट हैप्पी। लाइक मतलब सीरियसली, मतलब आपकी जर्नी जिस तरह से थी, कोई सोच भी नहीं सकता है कि मतलब आप इस मुकाम पे भी पहुंचेंगे। तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही मतलब क्लैप फॉर यू, आपने जो भी किया अपनी लाइफ में, अपने आप को संभाला, इतना स्ट्रगल किया और आज आप यहाँ पर है और आप इतनी अच्छी एक पोस्ट पर है। डेफिनेटली मैम, हर कोई लाइक इस सिचुएशन में रह के तो मुझे लगता नहीं, बहुत ही टफ होता है कि आपने अपने आप से लड़ा, उस सिचुएशन से लड़ा और आपने जीत पाई, मतलब इट्स वेरी नाइस। And also I had great cheerleaders for me, my family, wow, my relatives, नहीं? Definitely, क्योंकि अगर वो cheerleaders नहीं होते तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत टफ होता है, क्योंकि आपके पीछे जब आप जो भी सिचुएशन में होते हैं ना, अगर आपके पीछे सब होते हैं ना कि नहीं करना यार, कर लेगी तू, तो देख लेंगे, कहीं ना कहीं आप बन के ही निकलते हो, कुछ करके ही निकलते हो। ये तो है डेफिनेटली। यस यस यस। मैम, आपने इतनी टफ सिचुएशंस देखी अपनी लाइफ में, तो आपने अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कैसे रखा? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम को जितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दोगे ना, वो उतनी बढ़ेगी। तो हमने ना उसको मजाक में उड़ाने का वी स्टार्टेड डूइंग दैट। वो एक मैं कहूंगी कि दैट वाज अ वेरी गुड वे टू हैंडल अ सिचुएशन। दूसरा, मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। मेरे मामा मामी ने बहुत अमेजिंग, दे टुक केयर ऑफ मी लाइक माय पेरेंट्स तैयारी के टाइम पे। तीसरा, मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिखती थी कि पढ़ाई करनी है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोचिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, बनाती थी, अपना कोचिंग करती थी। मेरे JNU के फ्रेंड्स थे, वो मेरे साथ कोचिंग करते थे, वही दो लोग थे मेरे साथ में। और बाकी अपने मामा के यहाँ 1 साल रही, उसके बाद मैं वाजीराम के पास में ओल्ड राजेंद्र नगर में शिफ्ट हो गई थी। आई यूज्ड टू लिव अलोन देयर। अगेन आई हैड गुड सपोर्ट सिस्टम। तो पढ़ाई करती रहती थी और ब्रेक लेती थी। ब्रेक में मैं हर हफ्ते, आई थिंक एवरी सैटरडे आई वुड गो एंड वॉच अ नाइस मूवी। तो मैंने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, ऐसे होता है ना कि कई बच्चे होते हैं ना बिल्कुल यू गो मैड, तो वो जब टाइम आता है ना आपका, जब आपको एक्चुअली परफॉर्म करना होता है, तब तक आप एग्जॉस्टेड होते हो। सो आई रियली बिलीव इन दिस थिंग कि गिव योरसेल्फ इनफ टाइम एंड ब्रेक, सो दैट जब जाओगे ना एग्जाम लिखने तब फ्रेश रहोगे। सो आई ऑलवेज आई यूज्ड टू कॉल माय पापा एंड टेल हिम कि अभी मैं पिक्चर देखने जा रही हूँ। कभी नहीं बोलते थे अरे पढ़ाई कर, नहीं ओके एंजॉय। फिर आके कहानी सुनाती थी पूरी पिक्चर की, ये हुआ। फिर कहती थी अच्छा ठीक है अब मैं पढ़ाई कर लेती, तो आई वुड जस्ट डू दैट। मतलब आप पूरे टाइम अपना पता है कि मुझे कितनी स्टडी करनी है, उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहते थे। ये नहीं है कि बस एग्जाम, बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं ना कि पूरे साल तो पढ़ते नहीं है और फिर एग्जाम्स के टाइम पे लेके बैठते हैं। और ऑब्वियसली IAS का एग्जाम तो ऐसे नहीं आप क्लियर कर सकते कि आप उसी टाइम पे UPSC के लिए आपको कंटिन्यूस स्टडी करना बहुत जरूरी है, लॉन्ग आवर्स देना जरूरी है। मैं 10 घंटे 12 घंटे तक पढ़ती थी। रिविजन्स करना जरूरी है। आपके साथ ऐसा ग्रुप होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि मेरे पास नहीं था कोई। मेरे से पहले मेरी फैमिली में किसी ने IAS का एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो आई वाज द फर्स्ट वन। सो आई डिडंट हैड एनीवन जो मुझे गाइड कर सके। सो जो मेरे फ्रेंड्स थे JNU के, जो मेरे साथ ओल्ड राजेंद्र नगर में लोग जिनको मैं जानी, उन्होंने जो बुक्स बताई वो बुक्स पढ़ी, डिस्कशंस करते थे। सो यस। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप पढ़ते थे पूरे टाइम और आप अपने लाइफ को भी जीते थे बेसिकली, जो कि बहुत जरूरी होता है। तो अभी भी इसी तरह का आपका रहता है या फिर? फॉर्चुनेटली जो मैं कहूँगी ना, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को IRAS मिला, क्योंकि मेरे को मंडे टू फ्राइडे काम करना है। वीकेंड्स मेरे कम्प्लीटली फ्री होते हैं। सो वीकेंड्स में मैं बहुत ज़्यादा थिएटर देखती हूँ।
अच्छा। अगेन फॉर्चुनेटली जहाँ अभी हम दिल्ली में रहते हैं उसके आसपास में सारी अमेजिंग प्लेसेस है जहाँ पे थिएटर परफॉर्मेंस होती है। श्री राम सेंटर है, ITO के आसपास में बहुत सारी जगह है, कमानी ऑडिटोरियम है। तो मैं थिएटर्स बहुत देखती हूँ। उसके अलावा मैं पेंट करना पसंद करती हूँ। सो आई कीप ऑन डूइंग पेंटिंग एंड मुझे डांस करना पसंद है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता आजकल डांस। पहले हम मतलब वी यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉट इन स्कूल। आई लर्न कथक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बट दीज 3 आर माय हॉबीज एंड योगा, मेडिटेशन, that's what I do. तो आप डांस जो करते हैं वो यही लाइक क्लासिकल डांस करते हैं या फिर बॉलीवुड वाला भी करते हैं कभी कभी? एग्जैक्टली बॉलीवुड तो मुझे मैं नहीं कहूँगी मैंने करा होगा, बट आई एम मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स मोर क्लासिकल और वेरी लाइक सूदिंग टाइप ऑफ। मतलब अपने आप को लाइट करने के लिए भी नहीं करते कभी बॉलीवुड वाला? हाँ वो तो कर सकते हैं ना, अभी चलाओ। बाराती जैसे तो नाच ही सकते हैं। डेफिनेटली। तो मैम लाइक मैं आपकी लाइफ की स्टोरी से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मैंने अभी पीछे एक मूवी देखी थी 12th फेल, तो लाइक वो वाली मूवी बहुत कनेक्टिंग लग रही है आपकी लाइफ से ना। लाइक वो सर की कहानी है, बड़ी इंस्पायरिंग है वो मूवी। लाइक that's more inspiring story. Yes. तो मतलब कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है एक UPSC का एग्जाम क्रैक करने के लिए, मतलब देखा है मैंने उस मूवी के अंदर। मैं उस टाइम पे सीरियसली उस मूवी को देखते हैं आई वाज क्राइंग, क्योंकि वो जब उसकी दादी की डेथ होती है ना, जब उनको पता चलता है, तो वो सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और मतलब लाइक हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं एटलीस्ट उन चीजों को कि इंसान कितनी ऐसी हार्ड सिचुएशन में रह के उन्होंने मतलब इंटरव्यू का भी दिखाया अपना मूवी के अंदर। तो हाँ इंटरव्यूज आर लाइक दैट ओनली। मैं ये कहूँगी कि जो भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टोरीज बहुत डिफिकल्ट हैं, एंड एवरीवन हैव देयर ओन स्टोरीज एंड ओन स्ट्रगल्स। सो बट यस दैट्स एन अमेजिंग मूवी एंड वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और लाइक हर किसी को पता होता है कि ये IAS है, इन्होंने IRS है, या ये IPS है, लेकिन उन्होंने वो कैसे बने, हमको तो सबको पता है कि ये वाले ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने पीछे क्या स्ट्रगल किया, क्या लाइफ फेस की, वो किसी को नहीं पता। लाइक आपकी स्टोरी भी किसी को नहीं पता होगी। हमारे पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगी कि आपने भी कितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, या आपके फ्रेंड्स को पता होगी, आपके क्लोज वंस को पता होगी, अदरवाइज और तो कोई नहीं जानता होगा कि आपने इतना हार्ड टाइम देखा है अपनी लाइफ का। एंड आई थिंक आपके प्रोफेशन से ज्यादा आपकी जो स्टोरी है ना, ये डिफाइन करती है आप क्या हो। डेफिनेटली हाँ। एंड आई मतलब मुझे ऐसा लगता है आपको ऐसी और स्टोरीज करनी चाहिए। हाँ डेफिनेटली। लाइक आई एम अमेज्ड कि मतलब आपकी लाइफ में ये सब चीजें हुई और आपने अपना एग्जाम क्लियर किया। और मुझे लगता है कि सीरियसली मतलब सब लोगों को यही करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि आपकी जो सिचुएशन थी कोई नहीं सोच सकता कि आप इतना अच्छा लाइफ में कुछ कर पाएंगे, और आपने किया डेफिनेटली, क्योंकि आपने हार नहीं मानी। तो यही है कि अगर आप लड़ोगे और आपके साथ आपके हैं जो आपके चाहने वाले, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो आपको करना चाहिए मैम। और मोटिवेशन तो थोड़ी देर के लिए रहता है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। सही बात है, सही बात है, लगे रहना पड़ता है। लाइक मैम आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हो? आप काफी फिट लग रहे हो। और थैंक यू। ऐसा कुछ खास नहीं, जैसे मैंने कहा मेरे को एक्चुअली योगा एंड मेडिटेशन काफ़ी पसंद है। सो आई डू योगा रेगुलरली, मेडिटेट रेगुलरली। उसके अलावा मैं थोड़ा अपना डाइट का ध्यान रखती हूँ। बाकी मैं अपनी जो हॉबीज है वो पूरी करती हूँ। एंड आई स्टे हैप्पी विथ माय डॉटर। हम कुछ करते रहते हैं। अच्छा, नाइस। तो मैम आप आउटडोर एक्टिविटीज भी कुछ करते हैं या करी हो अपने पहले लाइफ में? मैं पहले मतलब मैं जब स्कूल में थी तब मुझे टेनिस सीखना था। So मैंने माय सिस्टर, आई वाज वेरी क्लोज टू हर, एंड मैंने एक बार ऐसे उसको बताया कि मुझे ना टेनिस सीखना है। पहले अपने पापा को बताया, तो माय फादर वाज लाइक कि ना अभी रहने दे, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान देते हैं। उनको लगता था ना इंटेलिजेंट बच्चे है तो इसको पढ़ा लो थोड़ा, और सही बात है, नाम रोशन हो जाएगा वहां से। सो बट माय सिस्टर ऑलवेज टुक स्टैंड फॉर मी। तो एक दिन वो गई अपनी पॉकेट मनी से मेरी टेनिस की फीस जमा करके आ गई, मुझे रसीद पकड़ाई कि जा, कल से तू जा रही है। पापा
मैंने देख लूंगी, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ एग्जैक्टली जासिमन जी ले अपनी जिंदगी। सो जो अपनी लाइफ में अब उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, जो फ्रीडम उनको नहीं थी ना, उन्होंने वो सारी मुझे दी, सारी। इसीलिए मैं जो मतलब आई वॉज अ वेरी फ्री एंड हैप्पी एंड क्रेजी चाइल्ड, वो उन्हीं के कारण की थी। सो मैं गई टेनिस सीखने, कुछ दिन मेरे टेनिस कोच ने बहुत पेशेंस रखा मेरे साथ। उन्होंने उसके बाद कहा कि तुम टेनिस नहीं, तुम बैडमिंटन खेलने के लिए बनी हो। क्योंकि हाँ, क्योंकि आई नो टेनिस का एंगल ऐसे होना चाहिए ना, बिकॉज बॉल नीचे जानी चाहिए। मेरा एंगल ऐसे रहता था क्योंकि बैडमिंटन में शटलकॉक ऊपर ऐसा जाती नहीं होता, है, लेकिन ठीक है, जो भी मतलब कोचते हैं वो कोच के ऊपर ही बहुत मैटर करता है। हमेशा ऊपर जाती थी। वो शायद ग्रिप का कुछ चक्कर होता है, तो शायद ग्रिप उन्होंने ठीक की थी। नाइस ग्रिप, ही वाज अ गुड कोच, बट फिर उन्होंने यही कहा कि तुम बैडमिंटन अच्छा खेलोगे, जाओ बैडमिंटन। और मैंने अच्छा खेला बैडमिंटन। वाह, वेरी नाइस। तो मैम, जैसा कि अभी आपने बताया 2014 में आपकी शादी हुई। जी जी। तो हमें थोड़ा सा पता है कि आपके हस्बैंड आईएएस ऑफिसर है। जी जी। तो कभी कभी गुस्सा नहीं आता कि वो आई मेरा क्लियर नहीं हुआ? So my husband is 2010 batch IAS. Ours was a arranged marriage. Initially आपको लगता है, देखिए I'll be very frank, मैंने भी IAS बनने के लिए एग्जाम दिया था। I got married to someone who is an IAS. मेरे को हर दिन ये दिखता था कि उनका पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा है, उनका पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन ज्यादा है। सो इनिशियली यस, मुझे लगता था, बट ओवर टाइम we both have understood each other, और rather than being incomplete कि मैं क्यों नहीं बनी, ये बन गए, हम वहाँ से आते हैं जहाँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। वो जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, या वो अभी यहाँ दिल्ली में CSS डेप्यूटेशन पे हैं, वो बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी बिल्स में जो भी काम करते हैं, all I am is proud of him and I am content with my job. मतलब मुझे खुशी मिलती है। और on the other hand, my husband is very proud of me because he knows what my life has been. And उनसे अगर कोई पूछता है ना कि थोड़ा हमें आइडिया दो कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो लोगों को मेरे पास भेज देते हैं कि मैं तो सिर्फ किताबें बता सकता हूँ, वो लाइफ बता सकती है कैसे करना है। और कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ कि आई थिंक my husband would be a better person to tell you because उसने भी मेहनत करी है, he had his own struggles. So definitely, yes, so I think we have over time understood each other and I have started complimenting each other. Very nice. Yes. तो मैम, जैसे कि सर बाहर IAS हैं, ठीक है, तो घर में तो आप ही होगे मेरे ख्याल से। तो घर में आपकी चलती है, सर की चलती है? हर घर में this is an obvious question. हर घर में end of the day तो बीवी की चलती है। And again I'll say कि he don't interfere, वो बहुत ज्यादा उसमें interfere भी नहीं करते हैं। उनको जो कहा जाता है कि ये काम करवा देना, वो काम करवा देते हैं। And also he have been a mama's boy. मेरी mother-in-law जो है, उन्हें काफी अच्छी अपब्रिंगिंग दी है मेरे हस्बैंड को, तो ही इज गुड घर में सपोर्ट करना, ही इज वेरी गुड विद आवर डॉटर। मतलब वो बच्ची के साथ ना, बच्ची बन के जब खेलते हैं ना, आई रियली एडमायर हिम फॉर दैट। तो माय डॉटर इज वेरी फॉन्ड ऑफ हर फादर एंड दे एंजॉय टुगेदर। वाओ। तो मैम, जैसे कि आपने सपना देखा था कि आप UPSC क्लियर करके IAS बनेंगे, ठीक है, आपने वो अचीव नहीं किया, लेकिन आप जो भी आप कर रहे हैं उससे बहुत हैप्पी हैं। तो किस तरह का काम होता है वहाँ पे? और डेफिनेटली आप, मुझे लगता है कि अपना पूरा उसमें बहुत एफर्ट डालते होंगे कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है। यस यस। सो जो मेरा सर्विस है, इट इज इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज। सो रेलवेज में देखिए, एक तो रेलवे इज लाइफलाइन ऑफ द नेशन, सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है। सो जितना भी मनी रिलेटेड मैटर है वो मेरी सर्विस हैंडल करती है। It includes preparation of the budget to all type of, अगर कोई काम होना है तो उसका एस्टिमेट बनेगा, उसकी वेटिंग हम करते हैं, उसका जो बजट है वो हम हैंडल करते हैं, उसका पेमेंट हम हैंडल करते हैं। ये मेजर काम है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज का। सो जैसे रेलवे में ना बहुत सारी सर्विसेज होती है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ट्रैफिक है। ये सब सर्विसेज अपने आप में एक एक
काम करती हैं, बट इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस is interacting with all the services. So the good part of my services is that we have a relationship with all the other services, and we have a little more say in all type of projects and works that happen. Because of my service, I have been posted in different places. मैं कोलकाता में रही हूँ, फिर मैं असम में रही हूँ, गुवाहाटी में, फिर मैं अलीपुर द्वार में काफ़ी टाइम पोस्टेड रही, फिर मैं जयपुर में रही, और अलग अलग पोस्ट्स मैंने हैंडल करी. अभी मैं दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, तो मैं अभी नॉर्दर्न रेलवे में पोस्टेड हूँ एज डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर. सो ये जो पोस्ट होती है ये एक्स कार्डर पोस्ट होती है, मतलब मैं अभी अकाउंट्स में नहीं हूँ, अभी मैं डिप्टी चीफ विजिलेंस ऑफिसर हूँ जो अकाउंट्स और पर्सनल 2 डिपार्टमेंट्स हैं उनका सारा विजिलेंस देखते हैं. सो कुछ भी कंप्लेन हो जिसमें रूल नहीं फॉलो होता है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई ब्राइब ले रहा है, कोई किसी ने कोई झूठ बोल के नौकरी ली है, ये सारी चीज़ें की कंप्लेन या मैं मेरे डिपार्टमेंट, मेरे स्टाफ, हम मिलकर के एक चेक करते हैं, और अगर इसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन करके एंड वी रिकमेंड प्रॉपर एक्शन दैट नीड्स टू बी टेकन. सो एज ऑफ नाउ अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है, आई क्वाइट एंजॉय इट. इनिशियली जब मुझे यहाँ भेजा गया था तो मैं बहुत ही मैं आई डोंट जज पीपल, तो मेरे लिए ना हर इंसान अच्छा लगता है, एंड सडनली यू आर गिवन अ पोस्ट वेयर you have to judge people. That's the only thing you have to do. So initially I was resisting it, but now I'm quite happy that I got this, क्योंकि as a person grow करने का मुझे मौका मिल रहा है, rather than going by the words what people say. I look into the file and I understand the case, and हम लोगों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं. अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो फेक कैंडिडेट को, मतलब मान लीजिए आप एग्जाम में फॉर्म भरो और आपकी जगह मैं पेपर लिख करके आ जाऊं और नौकरी फिर आप करने जाओ. एक बहुत बड़ा पैन इंडिया नेक्सस चलता है. उसका उसी के थ्रू एक बंदा हमारे नॉर्दर्न रेलवे में जॉब कर रहा था, उसको हमने पकड़ा, एंड अ केस इज गोइंग अगेंस्ट हिम, एंड वी हैव रिफर्ड दिस केस टू बोर्ड and they are taking proper action. तो इसको कैसे बंद किया जा सकता है? So it's a nice challenging work right now I'm doing. अपने आप में बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर रहे हो. But I enjoy it. इसके अलावा ना I also believe, आशा जी, कि काम तो हो जाएगा, मतलब I'm decent good in my job, but I make sure कि मैं जहाँ काम करती हूँ ना वहाँ लोग जो है उनको काम करने में मजा आए. तो इसीलिए ना एवरी टाइम व्हेन आई गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्लेस आई लीव गुड मेमोरीज विथ पीपल. सो लास्ट टाइम जब मेरा ट्रांसफर हुआ था, सो पीपल वर क्राइंग, एंड कई लोग ये कह रहे थे कि फेयरवेल हो रहा है, कि इनका रिटायरमेंट हो रहा है. सो आई बिलीव इन respecting people and giving them space so that they can talk to you and leave good memories with people, because 60 के बाद तो हम सब रिटायर हो जाएंगे. डेफिनेटली. बट यादें एज एन इंडिविजुअल आप कैसे थे वो हमेशा रहती हैं, वो हमेशा रहती हैं, और आपको लोग हमेशा याद रखते हैं कि आप कैसे इंसान थे. डेफिनेटली मैम, वेरी नाइस. आई एंजॉय. तो मैम जिस तरह से आपने अपनी लाइफ में इतने प्रॉब्लम फेसेस किए और अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखा कि आप आज यहाँ पर हैं जो भी आप कर रहे हैं, तो आप हमारे यूथ को मतलब क्या थोड़ा सा मतलब बताना चाहेंगे कि कैसे वो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करके वो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं? मैं उनको ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए. आपको अपनी लाइफ पता है, आपको अपनी स्टोरी पता है, आपको कल जहाँ खड़े थे उससे थोड़ा सा ऊपर मूव करने की कोशिश करनी चाहिए. आपकी उड़ान आपकी ज़मीन से है, दूसरे की ज़मीन से नहीं है. एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ नो मैटर वेयर यू हैव रीच्ड और यू वांट टू रीच. दूसरा लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. हैंडल देम, आई विल सजेस्ट दैट. और अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो एक्चुअली इट हैज़ बीन क्वाइट सम टाइम, तो एग्जैक्टली प्रेपरेशन कैसे करनी है, दैट मे बी समवन हु हैव रिसेंटली क्लियर्ड द एग्जाम, आप उनको इंटरव्यू कर सकते हैं.
बट माइंडसेट कैसे रखना है इसके बारे में आई कैन जस्ट सजेस्ट कि कंसिस्टेंसी से काम करते रहें, यू नो, आप अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें. दिस इज व्हाट आई बिलीव्ड इन. Enjoy your life, be happy that you're blessed. Never have a plan B. This was my motto. अगर मेरे पास यूपीएससी के नहीं हुआ तो ये कर लूंगी, ये नहीं था, यही करूंगी, नहीं तो देखेंगे, मतलब यही करूंगी, बात खत्म, फुल स्टॉप. If you only have one plan, I think you put 100% into it. But if you have a plan B, so you divide your effort into it, and life is going to be great. Remember that. वेरी नाइस. तो मैम हमारा यूथ है ना, काफ़ी सारे इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है, तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? I'll just suggest कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर आप वो बनना चाहते हैं. मतलब अगर मैं डॉक्टर 12th में जब मेरे को ये लगा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, बट फिर भी मैं वहीं पे लगी रहती, तो मैं बहुत एक्सीलेंट डॉक्टर तो नहीं बनती. मतलब मैं बन सकती थी, बट मैं एक्सीलेंट नहीं बनती. और मैं कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ माई माइंड आई वुड ऑलवेज हैव दिस गिल्ट और मे बी डिससेटिस्फैक्शन. सो मैं ये अपने हर कजिन को कहती हूँ कि मेक श्योर यू वांट टू बिकम दिस, एंड इफ यू डोंट वांट टू बिकम दिस देन डोंट बिकम. आपको हो सकता है आपको पेंटर, डांसर, फोटोग्राफर, बहुत सारे करियर्स हैं आज की डेट में. इफ यू वांट टू बिकम दैट, गो फॉर इट, बट गिव योर 100%. मैंने कहीं एक कोट भी पढ़ा था कि अगर कोई स्वीपर भी बनता है बट वो अपनी मर्जी से बनता है और वो 100% देता है, तो वो इतनी अमेजिंग रोड साफ करेगा कि वहां से जाने वाला हर इंसान कहेगा वाह क्या रोड साफ करी है. So it does not matter what you become. What matters is, do you really want to become that? So first, make sure you want to get into these competitive exams. If you choose to write this exam, give your 100%, have a strategy, have a proper time frame कि इतने घंटे ये पढ़ना है, revisions कब करने हैं, break कब लेना है. सब कुछ स्ट्रेस होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा. लिटिल बिट स्ट्रेस इज गुड बिकॉज इट कीप्स यू ऑन द एज, बट उस स्ट्रेस को इतना ना हावी होने दें कि आपको लगे कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, बिकॉज ये नहीं होगा तो कुछ इससे बेहतर होगा. ट्रू, राइट. मतलब आई बिलीव, ठीक है मैं IAS नहीं बनी, बट मेरी लाइफ बहुत उससे बेहतर है आज, क्योंकि मैं अपनी लाइफ बहुत हैप्पीली जी रही हूँ. मैं अपनी बेटी को टाइम दे पाती हूँ. ऑब्वियसली वो लोग भी दे पाते हैं, बट आई बिलीव इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव समथिंग, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. सो रिमेंबर दैट. वेरी नाइस. तो मैम इतना आपने सब कुछ किया लाइफ में और आप IRAS ऑफिसर बने, तो लाइफ में आगे क्या सोचा है? कुछ और भी कर सकते हैं क्या? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई डोंट नो, मतलब हो सकता है मैं 60 तक ये जॉब करूँ, हो सकता है नहीं करूँ, बट वन थिंग आई रियली वांट टू डू इज आई वांट टू स्टार्ट एन NGO in name of my sister. Wow. Because I want her to stay alive forever. Definitely. और वो NGO, what I have thought of is it's going to be for small kids जिनके पास शायद पेरेंट्स नहीं हो, maybe an orphanage. And I really have a vision for that NGO, that orphanage is उसके बनने के मैक्सिमम 10 साल के अंदर अंदर वो NGO खाली होना चाहिए. मतलब वहाँ एक भी बच्चा ना बचे, सब बच्चे अडॉप्ट हो जाए. Wow. That's what I want to cause. Very nice. Yes, working on it. Very good ma'am. तो मैम बहुत लोग हैं जो IAS, IPS, IRS इनकी तैयारी करते हैं और बनते भी हैं, तो लाइक इनको बनने के लिए इंसान को कितना पैशनेट होने की जरूरत है? लाइक वो सीधा सीधा एक हमारी सोसाइटी को वो करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, लाइक अपनी सर्विस के थ्रू. वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, तो कितना पैशनेट होना चाहिए एक अधिकारी को, मतलब जो भी बनता है इसके लिए? आशा जी, मुझे लगता है पैशन होना तो जरूरी तो है, बिकॉज एक बार आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, आपके पास बाकी लोगों से एक एज है. आपके एक्शंस
इस सोसाइटी को, इस नेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे. या तो वो बिल्ट अप होगा या उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है. बिकॉज IAS इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिवीजन, वहाँ के इलेक्शंस, कितनी चीज़ें एक IAS मैनेज करते हैं. इसी तरह एक IPS है जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं. इफ़ यू आर रियली पैशनेट टू गिव बैक टू द सोसाइटी, आई बिलीव आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पाओगे. बट इफ देयर इज नो पैशन, obviously you'll do your job with due diligence. But वो सेंस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होने से मे बी आप वो नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओ जो आप कर सकते हो. और हम सब इस एग्जाम को देते हैं क्योंकि एक तो हमें अपने लिए एक सेटिस्फैक्शन चाहिए और कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना भी रहती है. दोनों का होना जरूरी है. अगर सिर्फ सेंस ऑफ सेल्फ एंड सेंस ऑफ प्राइड सिर्फ रख लेंगे तो पीपल लुक अप टू दीज सर्विसेज. वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है. और अगर आप सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं you have the power and the privilege to make this nation a better nation. And you're not doing it. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप कुछ कंट्रीब्यूशन मिस कर रहे हो. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव. मेरे केस में अगर हम ले तो आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ एनी पॉलिसी, बट currently where I am making sure that my institution is being little bit corruption free, or policies and guidelines are followed in a better way, so that railway is working for the people, so that ट्रेन सही से चलती हैं, so that जो सरकार हमें बजट दे रही है वो सही काम के लिए, लोगों के लिए जा रहा है, rather than going to person's pocket. डेफिनेटली मैम, वेरी नाइस. तो मैम थैंक यू सो मच. आपकी लाइफ की स्टोरी बहुत अमेजिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है. हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और हार्ड वर्क और एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आप क्या कुछ भी पा सकते हो. मैंने ये देखा आपकी लाइफ की स्टोरी से. और हर कोई IPS, IAS या IRS वो बन तो गए हैं, लेकिन उनके पीछे क्या स्टोरीज हैं आपसे जाना. बहुत ही टफ टाइम को फेस करते हैं वो लोग और फिर इस इतनी अच्छी पोस्ट पे आते हैं. तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में. थैंक यू सो मच. आशा जी, थैंक यू सो मच. इट इज़ प्लेजर.